नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश निर्मलकर। टीएनआर न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, सवाल जो आपका है। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर छत्तीसगढ़ में, और उत्तर छत्तीसगढ़ राजनीति का वो केंद्र है जहां से माना जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। और इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना ही जाता है, लेकिन यहाँ पे एक खास चेहरा जो एक परिवार को चुनती आई है यहाँ के लोग। और यहाँ के विधायक इस समय हमारे साथ है डॉक्टर प्रीतम राम जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो टीएनआर न्यूज़ के तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। पूरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की ओर से स्वागत करता हूं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम पहला जो पड़ाव रखते हैं सर, वो है अपने परिचय। आप अगर बताना चाहें अपने जीवन के बारे में, कैसा रहा आपका सफ़र। चूँकि हम देख रहे थे जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, एमबीबीएस आपने किया, वहाँ से फिर एमबीबीएस से डॉक्टरी की जो नौकरी थी उसको छोड़कर आप राजनीति में आए। ये कैसे सहयोग हुआ? पहले तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए, बचपन का आपका जीवन कैसा रहा, उसके बाद में। मैं डॉक्टर प्रीतम राम जी। वर्तमान में लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं। मैं इसी क्षेत्र से गंगोली गांव में मेरा जन्म कर्म हुआ और शिक्षा दीक्षा अधिकांश अंबिकापुर में हुआ, और जबलपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया, और रायपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन का कोर्स किया। और मैं शासकीय सेवा में लगातार सेवाएं दे रहा था। राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्वाधिक समय, करीब 23 साल मैं वहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए क्षेत्रों में रह कर के काम किया हूँ, सेवाएं दिया हूँ। और 2013 में हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन हैं, बड़े नेता हैं, उन लोगों का ये मन बना, सभी लोगों के बीच में सहमति बनी कि ये सामरी विधानसभा क्षेत्र जो बीजेपी का गढ़ है, उसको अगर ध्वस्त करना है तो डॉक्टर प्रीतम को चुनाव लड़ाया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस तरह से मेरा राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ 2013 से, और मेरा पहला चुनाव सामरी विधानसभा क्षेत्र से, जहां मैं चुनाव लड़ा। अब तक का रिकॉर्ड जीत मैंने 2013 में दर्ज कराई। वहाँ पर 32,000 से ज़्यादा मतों से बीजेपी के संसदीय सचिव रहे सिद्धनाथ पैकरा जी को मैंने हराया, और 5 साल सामरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ जुड़ करके काम किया। चूँकि डॉक्टर हूँ, तो पूरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी मैं दौरा करता हूँ तो मेरे साथ 4-5 कार्टून मेडिसिन के होते हैं। पहले गांव में जा कर के गाँव वालों की जो भी समस्याएं रहती है उसका निराकरण करता हूं। इसके पश्चात ग्रामीणों की मांग पर उनकी जो समस्याएं, जो स्वास्थ्यगत समस्याएं रहती है, उसका भी निराकरण करता हूं। और ये क्रम मेरा अनवरत चलता रहा। और 2018 में मुझे संगठन की ओर से ही ये जवाबदारी दिया गया कि मैं लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। क्योंकि ये मेरा पैतृक क्षेत्र है और सामरी विधानसभा क्षेत्र मेरा कर्म भूमि रहा, तो यहाँ पर भी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, संगठन के लोग, क्योंकि यहाँ पर मेरे पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है राजनीति का, मेरे पिताजी भी 10 साल विधायक रहे, मेरे छोटे भाई रामदेव जी वो भी 10 साल के विधायक रहे। तो सभी लोगों का, संगठन का सहयोग और कार्यकर्ताओं के बदौलत में 2018 में लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में भी रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराया। आज तक कोई भी इतने मतों से जीत नहीं दर्ज कराया था। 22,000 से भी ज़्यादा मतों से यहाँ पर मैंने जीत दर्ज कराने का मेरे हिस्से में एक सफलता मिली है। और जैसा कि आप भी बोल रहे थे कि एक परिवार के लोगों को ही अवसर दिया जाता है, इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये तय करना पब्लिक का, संगठन का रहता है कि किसको अवसर दिया जाए।
और एक परिवार का ही बात कहते हैं तो वो सरासर गलत है। यहाँ से सबसे पहले स्वर्गीय श्री पारसनाथ सिंह विधायक रहे, इसके पश्चात आत्माराम इंगोले विधायक रहे, इसके पश्चात भोला सिंह जी 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। इसके बाद जो है विजयनाथ सिंह जो है 5 साल यहाँ पर भी बीजेपी से विधायक रहे हैं। तो ये तो क्रम रहता है, जब भी किसी को अवसर मिलता है वो विधायक के रूप में चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, इसके बाद वो कार्य करते हैं। ऐसा कभी नहीं ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ही परिवार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया है, अन्य परिवार के लोग बाग भी प्रतिनिधित्व किए हैं। ये बात अलग है कि हमारे परिवार के प्रति हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का और जितने भी संगठन के लोगों का बहुत अच्छा आत्मिक संबंध है, बहुत ही अच्छा तालमेल है। और इसी का नतीजा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो लिस्ट जारी होगा पुनः मुझे यहां पर कार्य करने का अवसर देंगे। पिछली बार आप सामरी से थे, वहाँ के और यहाँ के कामकाज में कितना अंतर है? वहाँ चूँकि हमने कुछ दिनों पहले चिंतामणि महाराज जी से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसानों की हालत, सिंचाई को लेकर वो काम करना चाहते हैं। आपने प्रयास नहीं किया जो उनको करना पड़ रहा है अब? जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि बीजेपी पूरे 15 साल तक यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार चलाई। आज भी कोई भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य उंगलियों में गिनाए जाने लायक बीजेपी के शासनकाल में नहीं रहा। और मैं 2013 से 18 तक सामरी में विधानसभा में विधायक के रूप में काम किया और उस समय रमन सिंह का सरकार था और विपक्ष के विधायक के होने के नाते हम लोगों का अधिकांश कार्य जो है नहीं होते थे और अपने तरफ से जितना भी संभव हो सकता था हमने प्रयास किया था, प्रस्ताव दिया था। और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है कि कौन सा विधायक का कौन सा क्षेत्र का काम स्वीकृत करे नहीं करे। और वही बात अगर हम कहें कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का विकास की बात, तो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में 2018 से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं। यहाँ पर किसी को विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पर एक अदद कॉलेज नहीं था। लड़के यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर कॉलेज की शिक्षा के लिए अंबिकापुर जाते थे या और अन्य दूर क्षेत्रों में जाते थे। सरकार बनने के साथ ही यहाँ पर कॉलेज का शुभारंभ हुआ, एसडीएम कोर्ट बना, इसके साथ ही साथ लुंड्रा में सहकारी बैंक बना, आईटीआई भवन का 2.5 करोड़ से ज़्यादा का बिल्डिंग जो है पूर्णता की ओर है। इसी तरह से पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का एक लंबा जाल बिछ गया है। जैसे अगर देखें तो बरियों से लेकर के धौरपुर तक 32 करोड़ का सड़क का बन गया है। इसी तरह से धौरपुर से लुंड्रा होते हुए रघुनाथपुर तक 41 करोड़ का सड़क ये भी बन गया है, कुछ हिस्सा भी शेष है बनना। उसी तरह से लुंड्रा भलुआ मोड़ से लेकर के बरगीडी होते हुए बिलासपुर चौक तक का 27 करोड़ 28 लाख का काम स्वीकृत है, कार्य जारी है, युद्ध स्तर से काम चल रहा है। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में अंबिकापुर से दरिमा, ये भी एक बहुत ही बहुचर्चित और लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के लिए दरिमा एयरपोर्ट के रूप में स्थापित है, इसलिए वो सड़क भी बहुत ज़रूरी था। वो सड़क भी 48 करोड़ की लागत से बना। और मेरे ही कार्यकाल में एयरपोर्ट का एक्सटेंशन का काम, ये 56 करोड़ का काम एक्सटेंशन के रूप में हुआ और बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ऐसा काम आज तक कभी नहीं हुआ है। और बीजेपी के 15 साल में तो एक कोई काम उंगली से गिनाने लायक भी कोई लोग किए नहीं हैं।
इस चीज़ को भली भांति सब समझते हैं। और अभी हाल फिलहाल ही एक काम जो है रनपुर से सत्ती पाठ होते हुए करदोनी तक का स्वीकृत हुआ है, जो 11 करोड़ का है। इसी तरह से बहुत सारे पुल पुलिये इस क्षेत्र में, गगोली से ककनी के बीच में, फिर गगोली से घगरी के बीच में, और इधर कोढ़ी नाला में सखोली जमीरा के बीच में ये कार्य युद्ध स्तर से चल रहे हैं। और बहुत जल्दी लोगों को पूरे क्षेत्र में जो पुल पुलियों के वजह से एक टापू जैसा स्थिति निर्मित हो जाता था बरसात के दिनों में, उससे भी निजात मिल गया। तो सभी हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता और संगठन के लोग इस विकास कार्य से बहुत ही संतुष्ट हैं, खुश हैं। और अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हम सब लोग कमर कस के तैयार हैं। और निश्चित रूप से इस बार जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों के हित में किसानों का कर्ज माफ़ी हुआ, किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा गया, 2640 इस बार खरीदा जाएगा। और आने वाले समय में लगातार कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में अलग से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उनको अलग से इनपुट सब्सिडी भी दे रही है। तो किसान वर्ग जो है बहुत ही संतुष्ट है, खुश है। और अब जो है धान का खरीदी पहले जो 15 क्विंटल प्रति एकड़ होता था, उसको भी 20 एकड़ प्रति क्विंटल कर दिया गया है, प्रति एकड़ 20 क्विंटल कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से किसान के लिए बहुत बड़ा मदद है। और जितने भी मैदानी स्तर पे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, चाहे मितानिन हैं, उनका 2200 रुपया प्रति माह के रूप मान से उनका मानदेय बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनका 10,000 रुपया मानदेय कर दिया गया। इस तरह से हर शिक्षकों का बात कहें, उनको भी काफ़ी राहत मिला है। ग्राम पंचायत में सचिव हुआ करते हैं, उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम हुआ है। शिक्षित बेरोजगार है, पहले कभी ऐसा बीजेपी के शासनकाल में नहीं हुआ है, उनको 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ना केवल भत्ता बल्कि उनको जो है प्रशिक्षण भी देने का काम कौशल विकास के माध्यम से दिया जा रहा है। तो उन छात्रों को एक बहुत बड़ा मदद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त गांव के कोटवार है, गांव के पटेल है, जिसका भूमिहीन श्रमिक हैं उनको 7,000 रुपया, गांव के जो बैगा है जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं उनको भी 7,000 रुपये देने का हमारी सरकार ने प्रण लिया है। और उनको निरंतर मदद किया जा रहा है। अभी रसोइया संघ जो स्कूलों में खाना वगैरह बनाने का काम करते थे, उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। तो हर वर्ग संतुष्ट है। और इन सब कार्यों से निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी और क्षेत्र में फिर से जिस रफ्तार से विकास के कार्य हो रहे हैं, जिस रफ्तार से लोगों का सुविधाओं का निरंतर वृद्धि हो रहा है, वैसा काम होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगा। आप तमाम सरकारी योजनाओं की बात गिना रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता है कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ख़राब है। यहाँ भी आज भी खाट में मरीजों को ले जाया जाता है अस्पताल तक, एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ नहीं है अस्पतालों में। तो इसको लेकर बताइए आप, चूँकि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं और इसी संभाग से आपके स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का बात करें तो निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है। अभी हमारे ही विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र के बहुत सारे भवन भी स्वीकृत हुए हैं। उसमें एएनएम, एमपीडब्ल्यू, इन लोगों का जितने भी रिक्त पद था उसको भी भरे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जितना आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ किए गए हैं, उतना पहले कभी नहीं हुआ था। और 108, 112 की गाड़ियाँ गांव-गांव में जाती हैं
ऐसा हो सकता है कि किसी पारा मोहल्ले में जहाँ पर वो गाड़ी नहीं जा पा रही होगी वहाँ पर खाट में ढोने की बात हो सकती है, कुछ जगह पे ऐसा हुआ होगा। अन्यथा अधिकांश जगहों में 108, 112 की गाड़ियाँ निरंतर स्वास्थ्य सेवाओं में मदद कर रही है। गर्भवती माताओं को लाने और उनको वापस घर भेजने का काम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव का व्यवस्था किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लुंड्रा विकासखंड में रघुनाथपुर और लुंड्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे संस्थान हैं जहां पर राष्ट्रीय मानक के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। वहाँ का काम जो है स्वास्थ्य विभाग का जो एक मानक होता है, मापदंड को पूरा करने वाला केंद्र के रूप में चिन्हांकित किया गया और उसको दिल्ली में उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया और उनको जो है सम्मानित किया गया। तो ऐसा बीजेपी का तो एक सूत्रीय, उनके पास कुछ दूसरा काम नहीं है, एक सूत्रीय रहता है काम कि वो आरोप लगाना, और आरोप लगाने के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। अभी उन लोग का सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री आवास बंद किए, जबकि प्रधानमंत्री आवास अभी हमारे बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने करीब 40 लाख लोगों को 25,000 रुपये का राशि उनके खातों में अंतरण किया गया और वो ग्रामीण आवास योजना के तहत उनको वो राशि दिया जा रहा है। और बाद बाकी जितने भी हितग्राही हैं उनका सर्वे करके उनको राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कहीं पर भी काम रुका नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो है ग्रामीण योजनाओं में पूर्व में ये कड़ंगा लगता था, वो था कि 2011 का सर्वे सूची का नहीं होना। कि 2011 का सर्वे सूची का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार के सर्वे नहीं कराने के कारण ये वर्षों से पेंडिंग था। इसी तरह के हमारे गांव-गांव में लोग बाग थे जो किसी को पेंशन नहीं मिलने का कारण बनता था, किसी का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हो पाने का कारण बनता था। लेकिन इसका भी निदान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया है। अब सर्वे सूची तैयार किया जा रहा है और 2011 का सर्वे सूची इसके कारण जो है निष्प्रभावी होगा और जितने भी ज़रूरतमंद होगा, जो पेंशन जिनको आवश्यकता है उनको पेंशन दिया जाएगा, जिनको आवास की आवश्यकता है आवास दिया जाएगा और शासन के जितने भी लाभ हैं उनको दिया जाएगा। गौठान योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ आपके क्षेत्र में गौठान की स्थिति क्या है, इसे ज़रा बताइए। गौठान इसको 2 फेज में लिया गया। जो प्रथम फेज में आदर्श गौठान को डेवलप किया गया, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में बटवाही है, असकला है, ये 2 प्रमुख गौठान को डेवलप किया गया, जहाँ पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बटेर पालन, मुर्गी पालन से लेकर के मछली पालन, और रीपा के तहत वहाँ पर गलीचे का बुनाई और बहुत सारे योजनाएं हैं वहाँ पर संचालित है। इससे गांव की महिलाओं को गौठान में जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना, सुपर कंपोस्ट खाद बनाना, इससे जो है स्व सहायता समूह की जितनी भी हमारी बहनें हैं वो सशक्त हुई हैं, उनको आर्थिक रूप से एक काफ़ी बड़ा मदद मिला है और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होने का अवसर मिला है। यहीं पर करौली में आयल मिल का भी स्थापना हुआ है रीपा के माध्यम से। तो बहुत सारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, जो हर हमारे महिला स्व सहायता समूहों को इससे लाभ मिल रहा है। अलग अलग समूहों के द्वारा बिहान के माध्यम से, अलग अलग समूहों के माध्यम से उनको फ़ायदा हो रहा है। और ये लोग जो है आरोप लगाते हैं कि इतना का भ्रष्टाचार हुआ। अरे भ्रष्टाचार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।
सीधे सीधे हितग्राही के खाते में बटन दबाने के साथ ही उनके खाते में राशि ट्रांसफ़र होता है, अंतरण होता है। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता का बात हो, चाहे किसानों का राशि जो है अंतर की राशि देने की बात हो, वो एक बटन दबाने के साथ ही उनके खाते में पहुंचता है। तो कहीं पर भी भ्रष्टाचार करने का कहीं पर भी कोई इशू ही नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में तो बस वही बैठा हुआ है कि एक सूत्रीय काम है कि उनके पास बताने के लिए 15 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए, गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो है अनर्गल बयानबाजी करके, विरोध करके, आरोप लगा करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है और यहाँ पे भाजपा हमेशा से आरोप लगाती है कि धर्मांतरण यहाँ पे होता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मैं सदन में भी इस बात को बोल चुका हूँ और हमारे नेता लोग भी बोले हैं कि जितना 15 साल में रमन सिंह के शासनकाल में धर्मांतरण हुए हैं, इतना हमारे कांग्रेस के सरकार में कदापि धर्मांतरण नहीं हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र में सरगुजा संभाग और छत्तीसगढ़ अंचलों में सभी ट्राइबल के लोग आपस में बहुत ही अच्छे से हिल मिल के रहते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। कहीं पर भी इस टाइप का नफ़रत, घृणा और द्वेष की भावना नहीं रहती है और सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई इस तरह की विसंगतियाँ नहीं है। लेकिन एक बात तो यहाँ हमेशा से चलती है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। यहाँ के नौजवान कोई दूसरे राज्य में खाने कमाने जाते हैं, तो हमेशा से आरोप लगता रहा है कि पूंजीपति, उद्योगपति यहाँ के संसाधनों का दोहन करके लूट ले गए, लेकिन जो स्थानीय नौजवान है, युवक हैं, उनको कभी रोज़गार नसीब नहीं हुआ। इसके बारे में ज़रा बताइए, रोज़गार की स्थिति पर ज़रा बताइए यहाँ की। आपको बताना चाहूँगा कि रोज़गार गारंटी का काम जब कोरोना काल जैसे वैश्विक महामारी के दौरान भी चलाया गया है जी। और हमारे गांव के लोग बाग खाली हाथ कभी नहीं रहे, काम करते रहे। और इसके बाद तमाम सब जो है महिला स्व सहायता समूह है, गोठान है, इसके माध्यम से भी लोगों को आर्थिक रूप से उनको मजबूती देने का काम करती रही है सरकार। ये बात है कि बीच में जो है बहुत सारे नौकरियां नहीं हो पाई और जिन क्वालिफाइड बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां भी दिया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे सुलुंड्रा ब्लॉक में हार्टिकल्चर, उद्यानिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक काम हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि टमाटर, भटा, करेला, खीरा, ये सब जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इस फसल को ले रहे हैं। और इन फसलों का निर्यात चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, तमाम प्रदेशों में ये सब फसलों का निर्यात होता है और लोगों को उन प्रदेशों से व्यापारी आकर के खेत में उनको पैसा दे के जाते हैं। तो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई है। मेरे जानकारी में मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर आज की स्थिति में 2-3 घरों के बीच में एक ट्रैक्टर ना हो। तो आर्थिक रूप से संपन्नता का ये परिचायक है। किसान जो है पहले कर्ज में परेशान रहता था, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा शासन से भी मदद मिल रहा है, स्वयं से भी मेहनत कर रहे हैं, बैंक से भी उनको मदद मिल रहा है और किसान जो है आर्थिक रूप से संपन्न है। समय कम है, आपको भी जाना है, जल्दी जल्दी से सवाल करते हैं। प्रमोद मिंज जी को यहाँ से टिकट मिला है। अंबिकापुर के महापौर रह चुके हैं 10 सालों तक। कितना चुनौती मानती है कांग्रेस उसको? बिल्कुल चुनौती नहीं है।
हमारे कार्यकर्ता लोग उत्साहित हैं कि बीजेपी पार्टी को एक अदद इस क्षेत्र का लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी नहीं मिला कि अंबिकापुर नगर निगम के 2 बार के महापौर और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभाने वाले व्यक्ति को बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि गांव के लोग बाग बहुत ही अच्छे से, ये कहावत कहते हैं, हरदी के रंग और परदेसी के संग, ये सब स्वीकारते नहीं हैं। तो बाहरी प्रत्याशियों को स्वीकारते नहीं हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी भी हमारे कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को है कि वो पहले कभी कांग्रेस में थे, इसके बाद घड़ी छाप राकापा में गए, इसके बाद बीजेपी में गए। और हमारे इस क्षेत्र में अवसरवादी इस तरह के लोगों को स्वीकारते नहीं हैं। तो हर तरह से वो तो सबसे कांग्रेस के लिए सबसे अच्छा प्रत्याशी को खड़ा किए हैं और ये जो है समय आने पे इसको प्रूफ कर देंगे। प्रबोध बिंद जी को आपने कहा परदेसी, आपने बोल दिया, आप पिछले बार सांवरी से लड़े थे, तो उस समय भी तो आप जीते। वो जो है, अब देखिए कार्य क्षेत्र अलग अलग है। संगठन ने कहा मेरे को सांवरी से चुनाव लड़ने के लिए, वो एक अलग एक चुनौती थी कि वहाँ पर शुरू से ही बीजेपी का ही विधायक चुने जाते थे। शुरू से लरंग साय, अमीन साय और सिद्धनाथ पैकरा, उन्हीं लोगों का पूरा बीजेपी का ही पूरा गढ़ था और मुझे एक चुनौती के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और चूँकि मैं 23 साल वहाँ पर डॉक्टर के हैसियत से सेवाएं दिया था और मैं 24 घंटे में वहाँ पर सेवाएं देता था। हर कोई मेरे से खुश रहता था, संतुष्ट रहता था। और जब संगठन के द्वारा मुझे दायित्व दिया गया कि आप जो है अब लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, ये मेरा जन्मभूमि है, मेरे सब रिश्तेदार तमाम सब इसी क्षेत्र से हैं, तो हमारे लिए तो बाहरी का बात ही नहीं है। मेरा पैतृक गांव गंगोली में है, मेरा जन्म हुआ है वहाँ और पूरे क्षेत्र के लोग बाग सीधे मेरे से रिश्तेदारी में है और सीधे संपर्क में रहे हैं। डॉक्टर होने के नाते सब लोगों के साथ मेरा पहले से भी एक लगाव था, जुड़ाव था, संपर्क था। पूरे गांव में रिश्तेदारी है तो उनके साथ सतत संपर्क बना रहता था। तो हमारा कोई इस टाइप का बात नहीं है। लेकिन एक शख्स है जो अंबिकापुर महापौर रहे हैं, उनका लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दावा करता हूँ कि वो उनका किस मतदान केंद्र में उनका नाम है। मेरा तो गंगोली में है, गंगोली का तेंदुपारा गंगोली, वहाँ पर मेरा जो है वोटर लिस्ट में नाम है और मैं वहाँ का निवासी हूँ। लेकिन प्रबोध बिंद कहाँ का बताएंगे, वो तो अंबिकापुर का किसी वार्ड का बताएंगे। उनके पास कोई यहाँ पर ऐसा कोई घर या निवास ऐसा कुछ है नहीं कि बता सकते हैं, या किस वार्ड किस पंचायत से कहाँ पर उनका नाम जुड़ा है वोटर लिस्ट में, वो बता दें। तो इसीलिए हमारे लोग बाग इसीलिए बोलते हैं कि हरदी के रंग और परदेसी के संग। वो अंबिकापुर नगर निगम, वहाँ के नाली, वहाँ के मच्छर, उसी से 10 साल और अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उसी में उनका अपना काम करने का तौर तरीका है। उनको लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र की जो तासीर है, यहाँ का राजनीति है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ना समझ सकते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि एक ही परिवार का यहाँ पर विधायक चुने जाते हैं, जब उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर विधायक रहे हैं। हमारा ही परिवार सिर्फ नहीं रहा है और ये सब चीज़ तय करते हैं क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता, संगठन के लोग। सर्वे रिपोर्ट का बहुत अहम रोल रहता है। तो ये सब के आधार पर तय होते हैं प्रत्याशी कौन होगा। और मैं तो सामरी में भी नहीं बोला था कि मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं संतुष्ट था, सेवा भावना से काम कर रहा था। लेकिन संगठन के और बड़े नेताओं के द्वारा ही बोला गया कि आपको ये दायित्व अब जो है लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं राजनीति में आया। सर्वे रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, इस बार का सर्वे आपका क्या कहता है?
कई जगह बैनर लगे हैं, पोस्टर लगे हैं कि अब की बार 75 पार। कांग्रेस का ये आत्मविश्वास क्या सच में कायम रहेगा? एक हौसला तो रहता है और पंखों से उड़ान भरी नहीं जाती है, हौसलों से उड़ान भरी जाती है। और अभी आज ही का जो सर्वे रिपोर्ट आया है तत्काल में, वो 68 सीट का आया है। हमारे नेताओं का कहना है 75 पार, 71 तो थे ही हम लोग हैं, और उसमें से 4 और जुड़ना है। इन लोग तो 14 सीट पे सिमटे हैं। इन लोगों को तो अपना मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए समझ लीजिए कि 46 पहुंचने के लिए कितना सीट का जुगाड़ करना पड़ेगा। और जितने भी लोगों को टिकट मिला है वो सब सिर फुटअव्वल की स्थिति है, विवादित है। सब लोग लगे हैं, कोई कोर्ट में जा रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, इनको बदल लो, ये ठीक उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है। इस तरह का रोज़ का घटना है बीजेपी वालों का, जो पहले घोषित किए। हमारे जो लुंड्रा से जिनको टिकट मिला है उनके लिए भी बीजेपी खेमे के लोग बाग ही मैंने सोशल मीडिया में देखा, बीजेपी जिला कार्यालय को घेरा और बोला कि ये बिल्कुल प्रत्याशी नहीं चलेंगे, ये इनको हम लोग नहीं स्वीकार करेंगे। कभी वो अल्पसंख्यक का लाभ उठाते हैं तो कभी ट्राइबल का लाभ उठाते हैं। तो इस तरह का जो विवादित लोग रहते हैं, विवादों के घेरों में जो रहते हैं, उनका राजनीतिक जीवन ज़्यादा सफल नहीं होता है, क्योंकि झूठे लोग ज़्यादा सफल नहीं हो सकते हैं। लकड़ी के काट से एक बार खाना बनाया जा सकता है, बार बार उससे खाना नहीं बनाया जा सकता है। तो जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो काम किए हैं क्षेत्र में, भली भांति वहाँ की जनता जानती है, मतदाता जानती है, वो उनकी निष्क्रियता सभी लोग जानते हैं। तो उनको किसी प्रकार के कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा, आप सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपके पास ताज़ा आंकड़े आया होगा, फिलहाल वो आपके अपने आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी पिछले बार सरगुजा संभाग में 14 की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। और हम ज़्यादातर लोगों से मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले बार हमें टी.एस. सिंहदेव का चेहरा दिखा, हमें लगा कि टी.एस. सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए हम यहाँ पे भरपूर मात्रा में वोट दिया कांग्रेस को। आपको क्या लगता है, आप किसके चेहरे के साथ कंफर्टेबल हैं? टी.एस. सिंहदेव जी को बनना चाहिए, भूपेश बघेल को, किनको कह? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है सब साथ मिल कर के काम करते हैं और टीम भावना से काम करते हैं। हाईकमान और पार्टी के विधायक और संगठन के वरिष्ठ नेताओं लोगों के बीच में जो बात होता है तय, उस हिसाब से दायित्व दिया जाता है। और मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उप मुख्यमंत्री का सम्मान तो मिला है। तो क्षेत्र की जनता जो इस बात को लेकर के जिनके मन में बात उठता है कि भाई सीएम बनना चाहिए, तो वो बात भी नहीं रहा और सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और कहीं पर भी गुटबाजी की स्थिति नहीं है। और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं टीएनआर के आप जो चैनल से आए हुए हैं, इतना दूरस्थ क्षेत्र में हमारे दौरे में आप मिले हैं, आप हमारे क्षेत्रों में घूमे भी हैं, देखे भी हैं, सड़कों की क्या स्थिति बहुत सुंदर हो गई है और अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। अभी लुंड्रा में मेरे को हार्टिकल्चर खोलना है, उसके लिए प्रक्रिया जारी है। और जो जो काम एक रुखपुर, कंचनपुर, घंघरी होते हुए अखोरा तक का सड़क, वो हमारे टारगेट में जो था वो नहीं हो पाया, उसके लिए मेरा प्राथमिकता रहेगा। और हार्टिकल्चर और दरिमा में और कॉलेज खोलने की बात रहेगी, कुन्नी में कॉलेज खोलने की बात मैंने आश्वस्त किया हूँ। और ये सब हमारे आगे चल कर के हमारे अगर मतदाता, हमारे कार्यकर्ता साथ दिए और आशीर्वाद दिए तो निश्चित रूप से यहाँ विधायक बनने के बाद मैं इन सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराऊंगा।
ये थे अंबिकापुर के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर प्रीतम राम जी, जिनका कहना है कि आगामी इस चुनाव में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। साथ ही जो काम इन्होंने हाथ में लिया था उनको पूर्ण किया है और कुछ काम बचे हैं। अगर मौका मिलता है तो अगली बार उनको पूरा करने के भरसक प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर।